गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। सभी बच्चे बुक से पढ़ेंगे हम। हमारा बुक कौन सी है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, कक्षा 12th के पाठ्य पुस्तक जो है वो हम पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले अपने दूसरे चैप्टर से इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो विश्व की जनसंख्या से संबंधित है। पूरे विश्व में जो जनसंख्या है वो किस तरह की के टोटल कितनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका वितरण है वो कितना है, उसके घनत्व के बारे में, इट्स अबाउट द डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड वृद्धि के बारे में हम जो है वो यहाँ से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड के जब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि मीन्स इस ये जो है टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स चैप्टर, बिकॉज 5 जो मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, आपकी जो चॉइस होती है, चॉइस में आपके क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे एक देश की जो संपदा होती है, जो हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं, संसाधन कंसीडर करते हैं। देखिए बेटा, बायलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में भी जो मेन वर्ड है वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, जो किसी देश के निवासी होते हैं, जो उस देश के सिटीजन्स होते हैं, जो लोग उस देश में रहते हैं, वही उसकी जो है रियल प्रॉपर्टी होते हैं। रिसोर्सेज की बात करें, संसाधन की बात करें, तो हम उन्हें ही वास्तविक संसाधन कहेंगे, क्योंकि वही जो है अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उसकी नीतियां जो होती हैं वो पॉलिसीज वगैरह उनको निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। फिर उसके बाद देखिए, यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांव में, क्या वो पढ़ और लिख सकते हैं, तो क्या तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? यहाँ पर हमें स्टडी करना है, इट्स अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे? पॉपुलेशन के बारे में। क्या स्टडी करेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं पॉपुलेशन को? जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या में भी हम कौन कौन से फैक्टर्स की बात डिस्कस करेंगे? इट्स अबाउट द मेल पॉपुलेशन। ठीक है, मेल पॉपुलेशन के बारे में। मेल पॉपुलेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या उसके बाद फीमेल की पॉपुलेशन क्या है? फीमेल पॉपुलेशन, स्त्रियों की जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद जो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कितने बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने चिल्ड्रन जो हैं वो जन्म लेते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। देन द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, आप इसे क्या कहेंगे? बच्चों की संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स, एक दिन में कितनी डेथ हो रही है, कितनी मृत्यु हो रही है और कैसे, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, मीन्स आपको कंप्लीटली जो स्टडी करना है वो किसके बारे में स्टडी करना है? पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, 4 फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से
21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या जो है वो कितनी थी, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। और भारत की जनसंख्या कितनी है, अब यहाँ पर वैसे तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये हम भारत की जनसंख्या कितनी थी उसके बारे में देखेंगे। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि भारत की जो जनसंख्या लगभग है वो कितनी है, 121 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब जो नया सेंसस है वो कब आएगा, 2021 में आएगा, ठीक है। और उसमें इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया जा रहा है कि इट विल बिकम 135 करोड़, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 135 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित का अर्थ क्या है कि कहीं पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं पर काफी कम है। ये हम किससे आइडिया लगाएंगे, जनसंख्या घनत्व से लगाएंगे। ये आगे हमारा टॉपिक आएगा, इसके बारे में मैं आपको वहां बताऊंगी। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जिन्होंने ये दिया है उसके बारे में आपको याद रखना है। जॉर्ज बी क्रेशी की एशिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड मीन्स कुछ वर्ड्स थे कि कहीं पर बहुत ज्यादा कम जनसंख्या है और कहीं पर क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है, कम स्पेस है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो काफी हाई है। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह भी सत्य है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में आपको एक बार मोटे शब्दों में यहाँ बता देती हूँ। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में हमें किसी एक क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है कि जो भूपृष्ठ है, जो पृथ्वी का सरफेस है, उस पर किस तरीके से लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक उन कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे जहां पर 60% जनसंख्या लाई करती है और इन 10 देशों में से जो 6 देश हैं वो एशिया कंटिनेंट के अंतर्गत आते हैं। इफ यू डोंट नो कि फर्स्ट पे मीन्स जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो चाइना की है एंड आफ्टर दैट इंडिया की है एंड बोथ कंट्रीज आर इंक्लूड इन द एशिया कंटिनेंट, ठीक है। एशिया महाद्वीप, अब मैं आपको महाद्वीप की लोकेशंस जो हैं वो एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। दिस इज द ग्लोब, यू कैन सी द ग्लोब, ठीक है, एंड देयर इज द नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, जस्ट इसके नीचे जो है वो हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, दिस इज अबाउट द यूरोप कंटिनेंट एंड आफ्टर दैट देयर इज द अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है, दिस इज द अफ्रीका एंड दिस इज आवर लार्जेस्ट कंटिनेंट जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई करती है। दिस इज द एशिया कंटिनेंट एंड देयर इज द ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट एंड नीचे जो बॉटम में बात करें यदि हम तो अंटार्कटिका कंटिनेंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देयर इज द टोटल 7 महाद्वीप हैं। आपको ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप कितने हैं बेटे, टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो एशिया के अंदर निवास करती है और एशिया में ही वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज द चाइना एट द फर्स्ट एंड सेकेंड इज हियर इंडिया, ठीक है, दिस इज आवर कंट्री। यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा है विश्व में 7वां स्थान आता है और पॉपुलेशन के अनुसार यदि हम बात करें तो हमारा विश्व में 2nd स्थान है। दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। 17.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है विच इज 121 करोड़, ठीक है। और यदि मैं क्षेत्र की बात करूं तो 2.4% एरिया हमारे जो इंडिया है वो एक्वायर करती है और भारत का जो क्षेत्रफल, ये आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, 32.8 लाख जो है वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
ये आपको एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं। दिस इज अबाउट द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट पे यहाँ पर कौन है, चाइना। आफ्टर दैट देयर इज इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। अब आपसे कोई थर्ड पे पूछ ले, पहले पे चाइना आता है, इंडिया आता है, ये लर्न करना भी आपके लिए इजी है, बट यदि थर्ड पे पूछे तो दिस इज संयुक्त राज्य अमेरिका एंड फोर्थ पे यदि बात करें तो कौन है, इंडोनेशिया है। ये आपको कुछ कंट्रीज का दिया गया है बार ग्राफ, तो यहाँ से आप इनकी पॉपुलेशन का एक आइडिया जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको लर्न भी होने चाहिए ये चीजें। कल मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वीकली मीन्स आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट में आप इन क्वेश्चंस के आंसर का रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि मीन्स जब आपका एग्जाम होंगे तो एग्जाम में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दीज आर द इंटरनल क्वेश्चन, वो चैप्टर के अंदर से ही आपसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको साथ के साथ मार्क करवा रही हूँ, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं तो देखिए, इट्स अबाउट द जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। मतलब उस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, यदि हम उससे उसके टोटल एरिया को डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है, हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है, जनसंख्या घनत्व आ जाती है। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, और ये आपके सामने 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करें बाय गिविंग द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रही हूं। लेट ए इज द एरिया विच हैव occupied area, A have the area, A have the area, इसे रहने देना। A have the area 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर and total पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है, 100 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व निकालेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या करते हैं, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, सॉरी, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल पॉपुलेशन है, एंड दिस इज द एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसको कट कर देना, दिस इज द एरिया। ठीक है, देन टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना आ गया, 1500 पर्सन्स पर किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो ये आपको बेटा बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स which affect the population
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स का अर्थ यहां पर क्या है? भौगोलिक कारक। ठीक है, तो भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं बेटे? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। ठीक है, देखिए जो मैं फर्स्ट फैक्टर की बात कर रही हूँ इसके बारे में देखो, पहली बात तो ये कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे 3 और 5 मार्क्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे साथ के साथ आप इसके नोट्स बनाएंगे, आप साथ के साथ इसको लर्न करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में हेल्प ले रही हूँ, तो एनसीईआरटी बुक से ही आप इसकी रीड करके इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जल की उपलब्धता का अर्थ क्या होता है? मतलब देखो, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ, किसका? राजस्थान का लेती हूँ। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, राजस्थान की मैं याद बात करूँ तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है यहाँ पर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर यूपी प्लस हरियाणा पंजाब की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं 1 बाय 1 एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी अवेलेबल है यहाँ पर, मीन्स वाटर का लेवल क्या है यहाँ पर? अप है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो रीजन है, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा है, तब भी उसके बाद यहाँ पर इतनी ज्यादा जनसंख्या निवास नहीं कर सकती है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ की पानी की उपलब्धता नहीं है, पानी की कमी होने के कारण भी लोग यहाँ पसंद नहीं करते हैं रहना। और ये जो एरिया है इनमें क्या है, जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जीवन के जीने के लिए पानी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जब लोग वहां रहने पर प्रेफरेंस देते हैं, वहां रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल का उपयोग जो है आपको पता है, आप पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, ठीक है, भोजन बनाने के लिए, पशुओं के लिए, एग्रीकल्चर में जो है मीन्स इरिगेशन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं। और इस एग्जाम्पल जो नदी घाटियां, जो रिवर्स की वैलीज हैं, हम वहां भी मतलब इन चीजों के बारे में देख सकते हैं कि जो रिवर की वैलीज हैं वहां पर भी क्या है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लाइक करती है। लाइक एज मीन्स यदि मैं यूपी स्टेट की बात कर रही हूँ तो यूपी में कौन सी रिवर का फ्लो है? यहाँ पर गंगा रिवर का फ्लो है, और गंगा रिवर के फ्लो होने की वजह से ये किसकी वैली है? गंगा रिवर की वैली है। वैली घाटे का अर्थ क्या है? एक जो समतल अक्षीतर है, बोल, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनके बेसिक नीड्स जो पानी की हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है, ये नोट्स आप खुद बनाएंगे, वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट बेटे देखो, फर्स्ट फैक्टर हमने ए पढ़ा, फिर हम बी फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, भू आकृति। ठीक है, लैंड फॉर्म्स जो होती हैं, लैंड फॉर्म्स, भू आकृति, इन चीजों से बेटा आप भले ही भांति परिचित है। ठीक है, कैसे परिचित हैं? जैसे आप देख लीजिए, जो हिली रीजन है,
लाइक मैं यदि जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, जो पहाड़ी अक्षेत्र हैं, ठीक है, हिल वाले रीजन हैं, पहाड़ी या आप इसे क्या कहेंगे, हिल वाले रीजन हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। कम लोग ही यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जीवन है वो काफी कठिन हो जाता है। लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? मैदानी अक्षेत्रों में, ठीक है, मैदानी अक्षेत्र में, या आप इसे क्या कह सकते हो, समतल अक्षेत्र में जो है वो लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जीवन मुश्किल क्यों है? पहाड़ी क्षेत्रों में क्या विकल्प जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आसानी से मीन्स हो सकता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ तक कि ट्रेन वगैरह के लिए तो यहाँ पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। जो रोड वगैरह है कंस्ट्रक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनका मेंटेनेंस जो है वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र की यदि मैं बात करूंगी तो मैदानी क्षेत्र में आपने देखा होगा रोड वगैरह, जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में रोड वगैरह जो कंस्ट्रक्ट है आपने देख रखा है उनका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रोड की बात कीजिए, फिर रोड के बाद यदि मैं बात करती हूँ यहाँ पर रेलवेज वगैरह की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। एयरवेज के लिए यहाँ पर जो मतलब एयरपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर इजिली हो जाती है। नौकायान वगैरह भी यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है, इसलिए लोग जो है वो मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद कर देते हैं और यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। जैसे अब इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हिमालय माउंटेन्स वाला रीजन बात करूँ, मीन्स लाइक जम्मू कश्मीर, सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य जो है, फिर उसके बाद सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जो हिली एरियाज हैं वहां पर आपने देखा होगा कि वहां की जनसंख्या काफी विरल है, काफी कम जनसंख्या है वहां पे। उसके बाद बेटा तीसरे जो फैक्टर है वो कौन सा आता है? जलवायु का फैक्टर आता है। कौन सा है तीसरा फैक्टर? इट्स अबाउट द जलवायु, आप इसे क्या कहेंगे? क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ना तो लोग ज्यादा गर्म स्थान पर रहना पसंद करते हैं और न ही ठंडे स्थान पर रहना पसंद करते हैं। लाइक ऐसा हम राजस्थान के मरुस्थल की बात यदि हम करें तो राजस्थान के मरुस्थल में कौन रहना पसंद करेगा? जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और यदि मैं लद्दाख रीजन की बात करूं, ठीक है, तो लद्दाख रीजन में कौन रहना पसंद करेगा? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफी कम होता है और दोनों ही स्थिति जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होंगी, दोनों में से किसी भी जगह पर रहना लोग नहीं पसंद करेंगे। उनके लिए जो उनका जीवन है वो कैसा हो जाएगा? असुविधाजनक हो जाएगा और ऐसी स्थिति के अंदर लोग वहां पर निवास नहीं करते हैं, ठीक है। ना तो लोग ज्यादा अति उष्ण क्षेत्र में, उष्ण का मतलब है गर्म क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे और न ही ज्यादा ठंडे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। अब इसके बाद हम डी जो हमारा फोर्थ फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर की यदि हम बात करें तो वो क्या होगा? हमारा मृदाएं हैं, मिट्टी है, ठीक है।